हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th आपका जो लेसन चल रहा था पीरियोडिक टेबल, आज उसमें एक नए टॉपिक की बात कर रहा हूँ। टॉपिक का नाम है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा, इसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, इसी को बोलते हैं आयनन विभव। आयनन विभव, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। शॉर्ट में इसे मैं लिखूंगा IE से या IP से। कई जगह मैं IE, कई जगह IP लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सुनो, होता क्या है आयनन ऊर्जा, होती क्या है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, होती क्या है। तो देखो, किसी गैसीय स्टेट में होना चाहिए उदासीन परमाणु। गैसीय स्टेट के अंदर जो न्यूट्रल एटम होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आप जो एनर्जी दोगे वो आपकी क्या कहलाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। जैसे ये कोई एटम है X, आपने इसको कोई एनर्जी दी। जब एटम को एनर्जी देते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो उसका मान लो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो इस X के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस का चार्ज आ गया। तो आपने जो एनर्जी दी है वही आपकी क्या कहलाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। सिंपल सा याद रखना है, ध्यान रखना ये गैसीय स्टेट में होगा, न्यूट्रल होगा। किसी गैसीय स्टेट में कोई एटम है, उसको जो आप एनर्जी दे रहे हो, एनर्जी देने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है ना, तो क्या बनेगा, एक कैटायन बनेगा, धनायन बनेगा। आपने जो एनर्जी दी है वो एनर्जी आपकी क्या कहलाएगी, आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी कहलाएगी। सिंपल सी चीज है ये, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें क्या होता है आयनन ऊर्जा के अंदर, ये देखो एक न्यूट्रल एटम है, मान लो ये है कोई M, कोई भी एटम है, आपने इसको क्या हुआ, एनर्जी दी। जो आपने एनर्जी दी है मैं उसको बोलूंगा IE फर्स्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, और इसका क्या बन गया, धनायन, कैटायन बन गया। अब आप इसको दोबारा अगर आयोनाइजेशन एनर्जी दोगे IE2, दोबारा आप इसको आयोनाइजेशन एनर्जी दोगे तो यहाँ पर क्या होगा, M+2 बन जाएगा, मतलब एक और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये जो दो एनर्जी एक साथ दी गई है इसको बोलते हैं क्रमागत आयनन ऊर्जा। क्रमागत आयनन ऊर्जा, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव का मतलब स्टेप वाइज की बात कर रहे हैं। पहले आपने एनर्जी दी, एक इलेक्ट्रॉन निकला, फिर आपने एनर्जी दी, एक और इलेक्ट्रॉन निकला। और हमेशा याद रखना, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी में हमेशा सेकंड IE फर्स्ट से क्या होती है, ज्यादा होती है। सेकंड IE फर्स्ट से ज्यादा होती है। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो इस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 10 किलो कैलोरी एनर्जी आपकी लग गई, ठीक है। तो इस एटम में से, कैटायन में से, धनायन में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी लगेगी वो हमेशा 10 से तो ज्यादा ही होगी। चाहे 11 हो चाहे 12 हो, वो अलग बात है, होगी क्या, 10 से ज्यादा होगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, किसी न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालो और किसी कैटायन से इलेक्ट्रॉन जब निकालते हैं तो सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है कैटायन में से एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने में, एक कैटायन में से इलेक्ट्रॉन निकालने में। जैसे देखो एक एग्जांपल दिया गया है, एल्यूमिनियम, आपने इसको एनर्जी दी IE फर्स्ट, Al+ बना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर निकल गया। इसकी एनर्जी आपको बुक के अंदर दे रखी है, वो दे रखी है डेल्टा H 577 किलो जूल, ठीक है, 577 किलो जूल मोल इनवर्स में है, ठीक है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपने इतनी एनर्जी दे दी। अब मान लो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, Al+ में से अगर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो Al क्या बनेगा, +2 बनेगा, मतलब एक और इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर निकल गया, एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो इसकी जो एनर्जी होगी ये इससे तो ज्यादा ही होगी, लगभग 1800 के आसपास, लगभग 1800 के आसपास होगी। और जब आप Al+2 में से तीसरा इलेक्ट्रॉन फिर बाहर निकालोगे, तीसरा इलेक्ट्रॉन फिर बाहर निकालोगे तो Al+3 बनेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये डेल्टा H आएगी, ये आएगी 2700 किलो जूल के आसपास, ठीक है ना। ये डाटा आपको नहीं याद करने, कहीं आप इसको रटने बैठ जाओ, आपको सिर्फ ये देखना है कि पहला इलेक्ट्रॉन निकाला है तो एनर्जी कम लगी है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो एनर्जी थोड़ी ज्यादा, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो एनर्जी और ही ज्यादा। मतलब क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर है, आपने एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन निकल गया, बट यहाँ पे देखो प्रोटॉन ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन एक क्या हो गया,
कम हो गया। प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन को एटम नहीं जाने देगा, तो आप एनर्जी क्या करोगे, और ज़्यादा बढ़ाओगे। जब आप एनर्जी ज़्यादा बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बाहर निकलेंगे। इधर क्या हुआ, इधर 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद प्रोटॉन क्या हो गए, और ज़्यादा बढ़ गए। जब प्रोटॉन और ज़्यादा बढ़ गए, आपने एनर्जी दी, प्रोटॉन और ज़्यादा बढ़ गए, तो एनर्जी क्या होगी आपकी, और ही ज़्यादा लगेगी। बस सिंपल सा ये कंसेप्ट याद रखना, आपके सारे क्वेश्चन इसके सही हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो आयोनाइजेशन एनर्जी को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, कौन से फैक्टर हैं जो इस आईपी को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आयोनाइजेशन पोटेंशियल को एटम का साइज, एटम का आकार क्या करता है, बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, सीधी सी बात है। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी को एटम का आकार क्या होता है, बहुत ही ज्यादा प्रभावित करता है। बहुत ज्यादा प्रभावित का मतलब ये होता है कि जिसका साइज छोटा होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम इधर से इधर जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब साइज बढ़ेगा तो आईपी क्या हो जाएगी, घटेगी। सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना है। जब आपके सामने एटम दिया जाता है, आप यही देखो कि एक पीरियड की है कि एक ग्रुप की है, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी। ठीक है, उसके बाद अपने सेकंड बात करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश का मतलब क्या होता है, नाभिक की ताकत का बढ़ना, न्यूक्लियस की ताकत का बढ़ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नाभिक आवेश। इसका मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस की ताकत का बढ़ना, नाभिक की ताकत का बढ़ना। तो आपने अभी बताया था कि बाएं से दाएं जाते हैं तब लेफ्ट से राइट जाते हैं, साइज क्या होता है, घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि क्या होता है, न्यूक्लियस की पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसी को यहाँ पे क्या नाम दे दिया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दे दिया। तो आईपी जिसकी ज्यादा होगी उसका जेड इफेक्टिव, इसको मैं जेड इफेक्टिव से लिख रहा हूँ। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को आईपी जिसकी ज्यादा होगी उसी का जेड इफेक्टिव क्या होगा, ज्यादा होगा। भाई सीधी सी बात है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़ के रखेगा तो उसको दूर ले जाने के लिए आपको एनर्जी क्या करनी होगी, ज्यादा देनी होगी। ठीक है, उसके बाद एक इफेक्टर और इफेक्ट करता है, वो होता है इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट। तीसरा बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव, हिंदी में बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव, इंग्लिश में बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। देखो ये क्या होता है, इसको समझ लो थोड़ा, कंसेप्ट एक छोटा सा, इसको आपको समझना है। देखो ये एटम है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इस पे भी माइनस चार्ज, इस पे भी माइनस चार्ज, इस पे भी माइनस और इस पे भी क्या है, माइनस है। तो सिंपल सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को धक्का तो मारेगा ना थोड़ा बहुत, क्योंकि दोनों पे क्या है, माइनस है। ये इलेक्ट्रॉन इसको भी क्या करेगा, धक्का मारेगा, इस पे क्या है, दोनों पे माइनस है। सेम चार्ज एक साथ आ गए तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का मारेंगे। वो जो इलेक्ट्रॉन को धक्का मार रहे हैं उसी को आपने हिंदी में बोल दिया परिरक्षण प्रभाव और इंग्लिश में बोल दिया शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को प्रभावित करेगा। शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, आईपी हमेशा इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग इफेक्ट के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आईपी हमेशा इलेक्ट्रॉन के शील्डिंग इफेक्ट के परिरक्षण प्रभाव के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। सिंपल सी बात है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा धक्का मारेगा, रिपल्सन इलेक्ट्रॉन में ज्यादा होगा, तो उसको थोड़ी सी आईपी दे दो, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा। और जहां पे इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन क्या होगा, कम होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को पहले से धक्का नहीं मार रहा, तो वहां आपको क्या करना होगा, पहले बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। आगे बात समझ में। उसके बाद किस पे डिपेंड करता है, और चार्ज पे भी डिपेंड करती है आईपी। चार्ज का मतलब आपको मैंने एक चीज बताई थी, ये मेटल है, ये M+ है, ये M+2 है। इनमें सबसे छोटा साइज किसका है, जब मैं साइज की बात करूं तो इधर से इधर जाने पे साइज क्या हो रहा है, घट रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिस पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी आईपी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा। जितना ज्यादा कैटायन होगा उसकी आईपी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर थे जो इफेक्ट करते हैं। एक फैक्टर और देखो, एक फैक्टर आता है आयनन, उसको अपन बोलते हैं अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षक, हाफ फील्ड व फुल फील्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन भरने के रूल कराए थे, वहां बताया था मैंने अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षक, अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षक।
देखो भाई क्या होते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मान लो मैंने नाइट्रोजन दे दिया और एक दे दिया ऑक्सीजन, ठीक है। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, आप कैसे भरोगे? 1s2 2s2 2p3 इलेक्ट्रॉन भर दिए। इस p के अंदर इलेक्ट्रॉन आपने ऐसे दिखाए, इलेक्ट्रॉन आपने ऐसे दिखाए। ऐसे ही इसके अंदर है 1s2 2s2 2p4, इसके इलेक्ट्रॉन मान लो आपने ऐसे दिखाए। तो ये देखो, ये आधा भरा हुआ है हाफ फिल्ड, ये न आधा भरा कहलाएगा न पूरा भरा कहलाएगा मेरी नज़रों में। मैं इसको मेरी नज़रों में क्या मान रहा हूँ? न तो आधा भरा मानूंगा न पूरा भरा मानूंगा, क्योंकि ये न तो आधा है न पूरा है। आधे से थोड़ा ज़्यादा हो गया और पूरे से क्या हो गया? कम हो गया। अगर आप इसको एनर्जी दोगे तो इसकी IE हमेशा क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि आधे भरे कक्षक में से, आधे भरे ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है। यहाँ पर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, आप इसको अगर IE दोगे तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसकी IE क्या होगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल जाएगा तो ये हाफ फील्ड आ जाएगा, ये और ज़्यादा क्या हो जाएगा? स्टेबल आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपसे ये बनता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, प्रथम आयनन ऊर्जा ज्यादा है, क्यों? तो आप बताओगे क्यों? रीजन मैंने आपको बता दिया, ये हाफ फील्ड है और ये फुल फील्ड है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, देखो, सोडियम की प्रथम आयनन ऊर्जा मैग्नीशियम की प्रथम आयनन ऊर्जा से कम होती है, क्यों? क्वेश्चन सुन लो, सोडियम की प्रथम आयनन ऊर्जा मैग्नीशियम की प्रथम आयनन ऊर्जा से कम होती है, क्यों? इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन ये है कि द आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ सोडियम इज लेसर देन आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ मैग्नीशियम। मतलब सोडियम की फर्स्ट IP है वो हमेशा क्या होती है? कम होती है, ठीक है। और मैग्नीशियम की फर्स्ट IP क्या होती है? ज़्यादा होती है। कंसेप्ट याद रखना बस। तो ये देखो 1s2 2s2 2p6 3s1, s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड, 1s2 2s2 2p6 3s2, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फुल फील्ड। ये क्या हो गया? फुल फील्ड हो गया। ये क्या हो गया? हाफ फील्ड हो गया। तो जाहिर सी बात है, आप इसको जैसे ही आयोनाइजेशन एनर्जी दोगे, ठीक है ना, वो क्या होगी? कम होगी, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन अपने आप को स्टेबल पूरा करना चाहेगा, तो ये आसानी से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन दे देगा। बट इसकी IE क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि सबसे पहले ये जोड़ा टूटेगा। भाई आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो पहले ये जोड़ा टूटेगा, पेयरिंग टूटेगी। अब जैसे ये पेयरिंग टूटेगी फिर इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बाहर निकलेगा। तो पहले तो एनर्जी दो पेयरिंग तोड़ने के लिए, फिर एनर्जी दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए। तो मैं ये कह रहा हूँ IE फर्स्ट किसकी? सोडियम की। ये कम किससे हो जाएगी? IE फर्स्ट मैग्नीशियम से क्या होगी? कम होगी। यही क्वेश्चन है, आंसर सिर्फ इतना सही है, आपको ये बताना है, ठीक है। और अगर मैं इसी क्वेश्चन को घुमा के दूं कि सेकंड IP की बात करूं, मैग्नीशियम की सेकंड IP सोडियम की सेकंड IP से, मैग्नीशियम की सेकंड IP सोडियम की सेकंड IP से कम होती है, क्यों? तो अब देखो, यहाँ से जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा? Mg+। यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा? Na+। अब Na+ के अंदर देखो, Na+ के अंदर 2p6 आ गया, फुल फील्ड ऑर्बिटल आ गया। तो जाहिर सी बात है, फुल फील्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी क्या लगेगी? ज़्यादा लगेगी। Mg+ में से जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पीछे 3s1 आ जाएगा, क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आपने बाहर निकाल दिया, चाहे कितनी एनर्जी से। अब यहाँ पे क्या हो गया? हाफ फील्ड हो गया। तो सेकंड IP मैग्नीशियम की कम होगी और सोडियम की क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो ये एक क्वेश्चन ध्यान रखना, ये आपके राजस्थान बोर्ड का, मतलब राजस्थान वाली अपने 11th की क्लास में एक यही क्वेश्चन आता है IP का, ठीक है। उसके अलावा जो मैंने आपको फैक्टर बताए हैं वो आप फैक्टर थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि आपको फैक्टर ध्यान रखने से सिर्फ यही फायदा होगा कि आपके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के वीडियो में इतना ही करा रहा हूँ, आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है IP, आपको इतना ही पढ़ना है। हालांकि बुकों में, पासबुक में बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, बट जितना मैंने कराया है उतना आपके लिए 11th क्लास के लिए सफिशिएंट है। थैंक यू बेटा।